हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। यह एग्ज़ाम संडे को 11 फरवरी को हुआ था और इसमें टोटल 250 के आसपास टोटल पोस्ट थे। तो वहाँ के स्टेट सिविल सर्विसेज का हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखिए और अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आपकी तैयारी किस तरीके की हुई है और आपको कितने और मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वोमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। CISF के फर्स्ट वुमेन DG कौन है? तो अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं CISF के वो है नीना सिंह। और नीना सिंह IPS ऑफिसर रह चुके हैं राजस्थान कैडर से। ये एक IPS ऑफिसर भी हैं राजस्थान कैडर से और यही अभी डायरेक्टर जनरल हैं CISF के। आपको मालूम होगा कि हमारे कंट्री में पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं जिसको अब बोला जाता है CAPF। ये जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये CAPF के बहुत सारे विंग्स हैं, यूनिट हैं। इसी का एक यूनिट होता है CISF, जिसके बारे में पूछा गया है। फिर आप जानते हैं एक होता है CRPF। फिर जो है आप जानते हैं कि एक होता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर जो होता है आप जानते हैं ITBP, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स। फिर जो होता है AR मीन्स क्या हुआ, आसाम राइफल्स। फिर जो है एक होता है SSB, सीमा सुरक्षा बल। फिर जो होता है एक होता है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये सभी डिफरेंट यूनिट्स हैं और अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग लोकेशंस पे ड्यूटी होता है। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई वोमेन डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे आई है CISF में और इनका नाम क्या है, आप लोग याद रखिएगा, नीना सिंह। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट वोमेन IPS ऑफिसर, पहली वोमेन IPS ऑफिसर कौन थी, तो आप लोग को मालूम होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप लोग जानते हैं कि किरण बेदी जो कि फर्स्ट वोमेन IPS ऑफिसर बनी थी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर डैश। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय में 1942, उसका डेट भी आप लोग याद कर सकते हैं। 8 अगस्त 1942 में हमारे इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता यानी जो लीडर थे वो महात्मा गांधी के द्वारा। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के स्पीच में उन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम है, जिस स्लोगन को आप लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, डू और डाई। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था और इसी समय डू और डाई का नारा दिया गया था। और ये जो मूवमेंट हुआ है वो हुआ है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो आप ये बात याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, PDI। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो ये बेसिकली जब आपका जो अमाउंट मिलता है टैक्स डिडक्शन के बाद, इट इज़ द नेट इनकम, जिसको आप लोग बोल सकते हैं नेट इनकम आपका क्या है। नेट इनकम मीन्स क्या हुआ, नेट इनकम मीन्स दी अमाउंट लेफ्ट ओवर आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्शन। इनकम टैक्स कटने के बाद आपका इनकम क्या है, उसी को बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपका जो पर्सनल इनकम है, इनकम जो है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, आपका टैक्स डिडक्शन क्या है, टैक्स पेमेंट कितना हुआ। तो टैक्स पेमेंट को माइनस करने के बाद जो आपका इनकम बचेगा उसी को बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, इट मीन्स पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट। सो ये हो गया। और ये बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना मनी बचा है जब आप टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन टेरिटोरी। आप जानते हैं कि इंडिया में अभी टोटल कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 यूनियन टेरिटोरी कौन कौन से हैं, आप बता सकते हैं क्या क्या है। अंडमान निकोबार है ना, उसके बाद चंडीगढ़, फिर जो है दिल्ली है, दादर एंड नगर हवेली, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। ये टोटल एक ही अब हो गया दोनों को मिला के, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। क्या कैपिटल कहाँ पे है, सिलवासा। उसके बाद पौंडीचेरी, फिर जो है दिल्ली है, दिल्ली ऑलरेडी बता दिए हैं। जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हैं और लद्दाख, दोनों को बनाया गया है यूनियन टेरिटोरी। पौंडीचेरी, ये सभी आपके पास 8 जो है टोटल हो गए क्या है, यूनियन टेरिटोरी है। आप लोग को याद रखना है, जिसमें से दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली ये दोनों को मिक्स करके एक कर दिया गया है। और ये जो है कम्बिनेशन हुआ है 2020 में, जब दोनों को मिला गया था, मर्ज कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर को 2019 में स्टेट से क्या कन्वर्ट कर दिया गया है, यूनियन टेरिटोरी में। एक जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा क्या है, लद्दाख है। आपको ये याद होगा लद्दाख का कैपिटल कहाँ है, लेह एंड कारगिल। लेह जो है समर कैपिटल और कारगिल क्या है, विंटर कैपिटल है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या बोलता है। इंडिया कंप्राइजेज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरी। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अ सॉवरेन, देखिए क्या है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और आप लोग अगर हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े हैं और उसके प्रियम्बल को पढ़े हैं, तो इस प्रियम्बल में वी द पीपल से जो शुरू होता है उसमें भी ये मेंशन है क्या कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, और इसमें सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक हुआ था 1976 में। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही हमारे प्रियम्बल में कुछ वर्ड ऐड किए गए थे। जैसे पहले क्या था कि सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यूज हुआ था, तो बाद में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला गया। यानी कि कौन सा वर्ड ऐड किया गया है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऐड किया गया। फिर जो है यूनिटी ऑफ नेशन की जगह पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इट मीन्स इंटीग्रिटी वर्ड को यूज़ किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किया गया था, तो उसमें हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड को ऐड किए गए थे। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है ये दोनों सेंटेंस ही करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चंद्रयान 3। ये चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया है जो इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। तो चंद्रयान 3 जो है लूनर मिशन था, और ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो जितने भी रॉकेट्स होते हैं लॉन्च किए जाते हैं वो कहाँ से लॉन्च होता है, श्रीहरिकोटा से ही, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पे है, ये हमारा जो है त्रिवेंद्रम में है, केरला में। ये इसरो का ही एक यूनिट है, एक इसरो जहाँ पे अपने रॉकेट्स को और अपने रिसर्च सेंटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, जहाँ पे स्पेस के व्हीकल को, रॉकेट को डिज़ाइन किया जाता है, वो जगह क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो त्रिवेंद्रम केरला में है। और जब रॉकेट बन के तैयार हो जाता है तो उसको लॉन्च किया जाता है कहाँ से, श्रीहरिकोटा, जो कि उसको क्या बोलते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो यहीं से चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया था हमारे जुलाई महीने में 2023 में, और ये 40 डेज़ में जाके चंद्रमा के साउथ पोल में जाके लैंड हो पाया था। तो जिस साइट पे हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, उसका क्या नाम दिया गया है, उस नेम को भी याद रखेंगे। क्या बोलते हैं उसको, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है, जो हमारा साउथ पोल ऑफ द मून है, जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया था। और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री हमारा इंडिया ही है जो 40 डेज़ में चंद्रयान 3 को साउथ पोल में पहुँचाया और लैंड करवाया। अभी तक पूरे वर्ल्ड में 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिसने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया हो मून के सरफेस पे, है ना, मून के सरफेस पे, लेकिन साउथ पोल में सिर्फ इंडिया ही पहुंच पाया है। कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो कि मून पे अपना चंद्रयान को यानी कि लूनर मिशन में सक्सेसफुल हुआ है सॉफ्ट लैंडिंग में, तो उन कंट्री का नाम है, जैसे आप जानते हैं, रसिया है एक, उसके बाद यूएसए, फिर चाइना, ये 3 थे। 4th नंबर पे हमारा इंडिया आ गया, है ना। साउथ पोल में फर्स्ट पे है, लेकिन ओवरऑल हम जो है मून पे लैंड करने वाले में 4th पे हैं। और रिसेंटली आप जानते होंगे जापान भी इस मुकाम को हासिल किया है, तो 5th कंट्री जापान हो गया। अच्छा, आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है कि चंद्रयान 3 इज अ फॉलो ऑन मिशन टू चंद्रयान 2 टू डेमोन्स्ट्रेट इन टू इन कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन लूनर सरफेस। तो ये बिल्कुल सही है, ये चंद्रयान 2 के बाद के ही सीरीज़ में चंद्रयान 3 आया है, और ये लूनर सरफेस पे, मून के सरफेस पे लैंड करवाने की बात होती है इसमें। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये बोला कि इट इज़ लॉन्च्ड बाय लॉन्च्ड व्हीकल LVM-3। अब देखिए, जो भी होते हैं लॉन्च किया जाता है उसके कुछ व्हीकल होते हैं, तो उसका हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले रॉकेट का नाम क्या था, तो रॉकेट का जो नाम था चंद्रयान 3 का, उसको हम लोग बोलते हैं GSLV। GSLV मीन्स क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV जो है रॉकेट का लॉन्च व्हीकल का नाम था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। द नेम ऑफ GSLV हैज़ बीन चेंज्ड, और इसको अब बोला जाता है LVM। LVM मीन्स क्या हुआ, लॉन्च व्हीकल मिशन। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्च व्हीकल, ये हमारा लॉन्च व्हीकल है, और इसमें इसका जो नाम था LVM-3, ये M3 का मतलब होता है मार्क 3। M3 मीन्स क्या हुआ, मार्क 3। और उसके बाद इसका पूरा नाम जो था LVM-3M4, ये मिशन 4 इसका मतलब है, और M3 का मतलब है मार्क 3। LV मीन्स क्या हुआ, लॉन्च व्हीकल। तो इस पूरे नाम में याद रखेंगे कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उस व्हीकल का नाम क्या था, लॉन्च व्हीकल LV-3, लॉन्च व्हीकल LV-3। ये भी सही है, ये भी सही है। इट मीन्स आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज और आर करेक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885। बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ 1885 में हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ है। A.O. ह्यूम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं।
तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वोमेश चंद्र बनर्जी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो WC बनर्जी ही थे। और इसका जो बैठक हुआ था, इसका जो सेशन हुआ था, फर्स्ट नेशनल कांग्रेस सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी उस समय के। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा जाए तो A.O. ह्यूम होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपका? बोथ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ डैश। स्कर्वी डिजीज जो होता है स्किन रिलेटेड है, ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी का ही केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और जो कि किस में पाया जाता है विटामिन सी? तो जो भी आपके साइट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे जो फल हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे फूड्स में टोटल कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बेसिकली क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे बायोलॉजी में जितने भी विटामिन पढ़ेंगे वो टोटल 13 विटामिन है, जिसमें आप जानते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, ई, के, ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ये 5 सिंगल सिंगल विटामिन होते हैं। और बी विटामिन कम्प्लेक्स होता है। इस बी विटामिन के अंदर बहुत सारे इसके यूनिट्स हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके अलग अलग विटामिन का नाम है। तो बी कम्प्लेक्स में हमारे पास आता है B1, B2, B3, फिर जो आएगा B5, B6, B7, फिर आएगा B9 और B12। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए यहाँ पे। और वहाँ पे कितना था? क्या क्या था? A था, C था, D था, E था, K था, ये 5 हो गए। 8 और +5 कितना हो गया? 13। तो टोटल हमारे पास विटामिन कितने होते हैं? 13 होते हैं। और विटामिन सी की डिफिशियंसी से ही हमें स्कर्वी डिजीज होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सपोसैट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ये भी लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और ये लॉन्च हुआ है न्यू ईयर के दिन में, 1 जनवरी 2024 में हुआ है। और बेसिकली ये जो लॉन्च किया गया है इसका मेन पर्पस है कि हमारा जो पोलरीमीटर मिशन है, जिससे कि हम एक्सरे किरणों के बारे में हम लोग स्टडी कर सकें। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया अभी भेजा है। हम लोग नासा को फॉलो कर रहे हैं इस केस में, है ना, एक्सरे के बारे में। नासा ऑलरेडी 2021 में ही ये मिशन को लॉन्च किया था। और हमारा इंडिया अभी इस साल भेजा है ये एक्सरे सोर्सेज के बारे में पता लगाने के लिए। और स्पेस क्राफ्ट विल कैरी, और इसमें क्या है कि टोटल 2 साइंटिफिक पेलोड्स हैं। कितने पेलोड्स हैं? 2 पेलोड्स हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ करेक्ट, इसके दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन डैश। हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? केम इनटू इफेक्ट आया। इट मीन्स वो फोर्सफुली लागू हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड ऑन डैश, तो अगर कभी भी आ जाए क्वेश्चन कि एडॉप्ट कब किया गया, तो एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। और अगर कभी भी आ जाए केम इनटू इफेक्ट, फोर्स केम इनटू इफेक्ट होगा तब होगा 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों को याद रखना है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है केम इनटू फोर्स, तो आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर ऑल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। बिल्कुल सही है। जब कभी भी आप जानते हैं पॉल्यूशन में देखिएगा, वाटर पॉल्यूशन में, कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ से केमिकल्स वेस्टेज जो है वो रिवर में बहाया जाता है। तो वो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वहाँ से बहुत सारा केमिकल्स रिलीज होता है। जैसे उसमें हो सकता है कि फास्फोरस हो, उसमें हो सकता है नाइट्रोजन हो, उसमें हो सकता है पोटेशियम भी हो केमिकल्स। तो ये सभी केमिकल्स जब वाटर में मिलेगा किसी भी वाटर बॉडी, रिवर से या कोई लेक से, पॉन्ड से, तो उस वाटर में क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को अमाउंट को बढ़ा देगा। वो काफ़ी न्यूट्रिशियस वाटर हो जाएगा। तो चूंकि वो न्यूट्रिशियस हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो प्लैंक्टन है, जो वहाँ पे एल्गी प्रेजेंट है उस वाटर बॉडी में, जो उसके फिशेस हैं, वो सभी क्या होगा? उसको हैवी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो एल्गी जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ग्रो कर जाता है। तो वाटर के पूरे सर्फेस पे क्या होता है? अलगल ब्लूम हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलगल ब्लूम। ये याद रखिएगा, ये करेक्ट है। सेकेंड क्या है कि अलगल ब्लूम कॉजेज डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मॉर्टेलिटी। अब जब एल्गल ब्लूम यहाँ पे आ जाएगा तो जो नीचे में, इसके नीचे इनसाइड द वाटर सरफेस के जो नीचे में फिशेस होते हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या होता है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाटर क्वालिटी भी डिग्रेड होता है और फिश मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर क्या होगा? करेक्ट है। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि हु अवार्डेड 2023
स्फेरिज रिक्सबैंक प्राइज जो नोबेल प्राइज होता है वो इकोनॉमिक साइंस में किसे दिया गया है 2023 में। आप लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? जो डायनामाइट का इन्वेंशन किए थे, डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। और इन्हीं के नेम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा, और नॉर्वे भी पीस का नोबेल प्राइज़ देती है। तो टोटल नोबेल प्राइज़ हमारे कितने सेक्टर में दिया जाता है? टोटल 6 सेक्टर्स हैं। कौन कौन सा? एक तो फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा मेडिसिन है जिसको बायोलॉजिकल साइंस भी बोलते हैं, मेडिसिन है ना, मेडिसिन के लिए, और चौथा जो है हमारे पास ये लिटरेचर है, लिटरेचर। फिफ्थ वन इज़ द इकोनॉमी या इकोनॉमिकल साइंस। सिक्स वन इज़ द पीस, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि 2023 में किसको किसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक साइंस के बारे में पूछा है, तो इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को याद रखने का तरीका है कि नोबेल पुरस्कार किसके लिए? इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र में। और जिसके पास गोल्ड होगा वो क्या होगा? बहुत ही धनी होगा, है ना। तो इकोनॉमी उसका अच्छा होगा, तो इसलिए आप गोल्डन याद रखिए। गोल्डन किसको मिला है? किस फील्ड में? इकोनॉमी के फील्ड में। अच्छा, उसके बाद जब नोबेल पुरस्कार मिलता है तो उसमें टोटल 11 मिलियन जो स्वीडिश क्राउन होता है, वहाँ का करेंसी है, ये अमाउंट दिया जाता है जो विनर होते हैं उनको। तो 11 मिलियन अमाउंट दिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि नोबेल प्राइज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें किसको किस फील्ड में मिला है वो याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। 12 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स टू एन एलिवेशन ऑफ 600 to 900 मीटर इन एन इरेगुलर प्लेन नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू। बिल्कुल सही है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारे इंडिया में मिडिल में लाई करता है, ये हम बताए थे आपको, वो इसका हाइट वगैरह दिया, ये सही है। उसके बाद इसका बाउंड्री बताया है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो बाउंड्री है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में, ये जो नॉर्थ वेस्ट साइड है यहाँ पे, ये दिल्ली रिज है, दिल्ली का अरावली रेंज है ना। उसके बाद राजमहल हिल्स जो ईस्ट में है, ईस्ट में हमारा राजमहल हिल्स कहाँ पे है? तो ये झारखंड में जो संथाल परगना होता है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज। तो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सब एरिया जो है वो राजमहल हिल्स पे ही बसे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वेस्ट में इसका बाउंड्री है गिर रेंज। वेस्ट में क्या है? गुजरात का गिर रेंज, यही है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का बाउंड्री है। उसके बाद फिर कार्डामम हिल इन द साउथ, और साउथ में कहाँ है? कार्डामम हिल, याद रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? दिल्ली रिज। ये वेस्ट में क्या है? गिर रेंज। ये क्या है? कार्डामम हिल। और इधर क्या था? राजमहल हिल्स। यही इसका बाउंड्री है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ये जो कार्डामम हिल से आपको कुछ याद आ रहा है? हमने पढ़ा था अन्नामलाई के बारे में, है ना। अन्नामलाई आपको याद होगा कि वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? आपको याद होगा, क्या है इसका आंसर? होगा अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है वो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है केरला में, और नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है दोदा बेटा। तो अनाईमुदी नॉर्थ से, ये नॉर्थ से 3 डिफरेंट हिल्स निकलते हैं, आपको याद होगा। एक है अन्नामलाई है, दूसरा है पालनी हिल्स, तीसरा जो सबसे साउदर्न मोस्ट है उसका नाम क्या है? कार्डामम। कार्डामम भी बोलते हैं और या फिर एल्लामलाई भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ये सबसे साउथ में है, एल्लामलाई भी बोलते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है कि जो फेमस हिल स्टेशन है कोडाई कनाल, और कोडाई कनाल जाने के लिए आपको कौन सा, बेसिकली कोडाई कनाल कौन से हिल पे सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। कार्डामम होगा या पालनी होगा या अन्नामलाई होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर एन एग्जाम्पल फॉर बेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बेसिकली जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होता था वो 3 डिफरेंट स्टाइल्स में होते थे। उसमें फर्स्ट वन इज़ दी नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, फिर जो है नेक्स्ट क्या है? नागर हो गया एक, फिर जो है द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। और ये दोनों का जो कम्बिनेशन होता था उसी को हम लोग बोलते थे बेसर स्टाइल, है ना। तो ये 3 डिफरेंट स्टाइल्स में क्या होते थे? आर्किटेक्चर बनते थे, बेसिकली टेम्पल्स बनता था, टेम्पल्स का डिज़ाइन जो है तैयार किया जाता था, आर्किटेक्ट लोग करते थे। तो हमारे पास जो कुछ भी है, यानी कि जैसे अभी रिसेंटली में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है श्री राम टेम्पल अयोध्या। तो श्री राम टेम्पल अयोध्या जो बना है वो नागर स्टाइल में बना है। बेसिकली क्या है कि नागर स्टाइल जो है वो नॉर्थ इंडियन जितने भी टेम्पल्स होते हैं मैक्सिमम टेम्पल्स नागर स्टाइल में बने हैं। साउथ इंडियन जो टेम्पल होते हैं वो किस में बना है? द्रविड़ स्टाइल में। और जो कुछ मिक्सचर है दोनों का उसको हम लोग बोलते हैं बेसर स्टाइल। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बेसर स्टाइल के टेम्पल्स का कुछ एग्जाम्पल, तो जैसे आप जानते हैं विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? ये हमारा विरूपाक्ष टेम्पल हमारा हम्पी में है। हम्पी मीन्स कहाँ है? हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये कर्नाटका स्टेट में है। तो विरूपाक्ष टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसर स्टाइल, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये। फिर जो है कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाश टेम्पल आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, ये भी बेसर स्टाइल में है। एलोरा केव है, एलोरा में मंदिर भी है एलोरा, ये भी क्या है? बेसर स्टाइल में है।
ठीक है, समझ पाए हैं। और अगर नागर स्टाइल की बात करेंगे तो नागर स्टाइल में जितने भी है, जैसे आपका श्री राम टेम्पल अयोध्या का हुआ है ना, फिर जो है यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, कंदरिया महादेव टेम्पल। ये कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पे है आपको याद है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव टेम्पल एसएससी के एग्जाम में है। ये टेम्पल खजुराहो में है, खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है? एमपी में है। और खजुराहो जो था वो कैपिटल था किसका? चंदेल का। चंदेला का जो है, चंदेला डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था? खजुराहो। विजयनगर एम्पायर का कैपिटल कहाँ था? हम्पी। तो खजुराहो में ही कैपिटल था और यहीं पे महादेव का मंदिर है, कंदरिया महादेव टेम्पल। ये जो बना हुआ, चूंकि ये नॉर्थ इंडिया में है तो कौन सा स्टाइल होगा? नागर स्टाइल। ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है होयसलेश्वर टेम्पल, या होयसल का मंदिर भी बोलते हैं, ये भी महादेव का ही मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। और ये होयसलेश्वर टेम्पल जो हमारे पास सिचुएटेड है वो कर्नाटका में है और ये द्रविडियन स्टाइल में है। कौन सा स्टाइल? द्रविडियन स्टाइल। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है दोनों कल्चर्स में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, होयसलेश्वर टेम्पल किस स्टाइल में है? द्रविडियन स्टाइल में। कंदरिया महादेव टेम्पल कौन सा स्टाइल में है? नागर स्टाइल में। राम मंदिर अयोध्या किस स्टाइल में है? नागर स्टाइल में। तो भाई बेसर स्टाइल का कौन सा होगा? कोई भी नहीं है यहाँ पे। बेसर स्टाइल में ऑलरेडी बताया क्या क्या एग्जाम्पल होगा। एक तो हमारा विरूपाक्ष टेम्पल है, दूसरा है एलोरा का गुफा, तीसरा है कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र का, ये सभी एग्जाम्पल हैं हमारे बेसर स्टाइल के, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट 14th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब देखो कुछ इवेंट हुआ, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे पहला में है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है कब आया था? 1909, 1909 में। फिर जो है नेक्स्ट है हमारे पास, देखो मॉर्ले मिंटो इसमें हो जाएगा पहले, क्योंकि ये 1909 में हुआ था। फिर जो है हमारे पास इसमें जालियांवाला बाग ट्रेजेडी जो मैसेकर हुआ था अमृतसर में, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल को 1919 में। आप जानते हैं जनरल डायर जो है फायरिंग का ऑर्डर दिया था, जॉन डायर जिसको बोलते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग मैसेकर। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, ये गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था और इस पैक्ट के बाद ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसी साल 1931 में ही। सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और यही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेट किए थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और ये जो है अगस्त ऑफर, ये 1940 में हुआ है, 1940 8 अगस्त में, है ना। आपको याद होगा 1940 में क्या हुआ? अगस्त ऑफर हुआ है, जो किसके द्वारा पास किया गया था? ये ऑफर दिया गया था किसके द्वारा? तो उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और इस ऑफर में ही ये बात हुई थी कि क्रिप्स मिशन आएगा, ठीक है, और हमारे इंडियंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। तो ये हमारा इसका आंसर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीनार्स टावर्स ऑफ मिडिल इंडिया। अब देखो कुछ मीनार्स के बारे में बताया गया, जैसे कुतुब मीनार। आप जानते हैं कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन बट फिनिश्ड बाय द सन इन लॉ, इसी का सन इन लॉ नेक्स्ट जो एम्पायर हुआ था इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश ही क्या किया था? इसको फिनिश किया था, फाइनल टच दे पाया था, क्योंकि ये बीच में ही इनका डेथ हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। और ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है। ये देखिए कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला मीनार है, टावर है, और ये टोटल जो होता है हमारा वो 240 फीट के आसपास है। इसकी हाइट 240 फीट है, ये एसएससी के एग्जाम में आया था। और इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 73 मीटर हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 180 फीट, तो ये गलत हो गया। ये 5 स्टोरी है लेकिन 180 फीट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द चांद मीनार, है ना, इसको बोलते हैं टावर ऑफ द मून। चांद मीनार जो है वो आपका दौलताबाद में है, जगह का नाम है दौलताबाद। दौलताबाद जो आपका है वो महाराष्ट्र में है। और यहीं पे टोम्ब ऑफ औरंगजेब भी है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? ये आपका दौलताबाद महाराष्ट्र में है। तो चांद मीनार भी कुतुब मीनार के ही कॉन्सेप्ट में बनाया गया था 15th सेंचुरी में, यानी कि इसके बाद बनाया गया था। और चांद मीनार की हाइट कुतुब मीनार से कम है, लेकिन यहाँ पे कुतुब मीनार का हाइट कम दिया है, चांद मीनार का हाइट ज़्यादा दिया है। इसका भी मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन गलत है, ये फैक्ट गलत है। चांद मीनार का हाइट जो होता है हमारा वो 210 फीट के आसपास है, ये बिल्कुल सही है। और ये हमारा 4 फ्लोर का यानी 4 स्टोरी बिल्डिंग टावर है, तो ये तो सही है, ये गलत है। इट मीन्स इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? ऐसा क्वेश्चन रहे या कभी पूछ ले कि बजट रिलेटेड आर्टिकल कौन सा होता है, तो बजट के लिए जो हमारे पास आर्टिकल है वो है आर्टिकल 112। आप लोग जानते हैं कि 110 जो आर्टिकल नंबर है इसमें मनी बिल को डिफाइन किया गया है, मनी बिल के बारे में बताया गया है। और
आर्टिकल 72 जो है वो आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट के कुछ पावर होते हैं, जैसे किसी के गलती को माफ़ करना, किसी की सज़ा को कम करना, तो ये सभी आर्टिकल 72 में लिखा गया है। आर्टिकल 88 में हमारा जो मिनिस्टर्स होते हैं, राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स या अटॉर्नी जनरल को क्या क्या राइट्स दिया गया है, इस बारे में डिस्कशन 88 में है। आपको ये याद रखना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि 112 में क्या है, अबाउट दी फाइनेंशियल मनी बिल के बारे में बताया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, और ये हमारा बजट भी कहलाता है। जानते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही सेशन होता है, तो इसमें हमारा डिटेल्स रहता है। और आप जानते हैं कि जितने भी तरीके का फंड आता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड, तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड से जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है, उसको खर्च करने से पहले वो परमिशन नहीं लेती है अपने से ऊपर वाले से, यानी प्रेसिडेंट का परमिशन का जरूरत नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से अगर गवर्नमेंट कुछ भी खर्च करेगी तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये परमिशन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का परमिशन जरूरी है कंटिजेंसी फंड में, ये बाद में आप पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आ गया, इसका आंसर सी होगा। फिर जो है नेक्स्ट है रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट एक आया था जो 1919 में आया, और ये रॉलेट एक्ट बेसिकली क्या था, इस एक्ट के द्वारा पुलिस के पावर को स्ट्रेंथन किया गया। इट मीन्स पुलिस को हाईली पावरफुल बनाया गया और ह्यूमन बीइंग के, यानी कि इंसान के फंडामेंटल राइट्स पे अंकुश लगाया गया। ये ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा पुलिस किसी भी पर्सन को बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर सकती थी, उसको बंद कर सकती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉलेट सत्याग्रह टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल्दो इट वाज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़। ये वाकई में सही है, 1919 में ही हुआ था, तो यानी ये फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल है, ये सही बात है। उसके बाद रॉलेट एक्ट क्या करता था, तो रॉलेट एक्ट बताए कि कर्व्ड द फंडामेंटल राइट्स सच दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन द पुलिस पावर। बताएं आपको कि ये पुलिस पावर को तो बढ़ा दिया, लेकिन ह्यूमन बीइंग के फंडामेंटल राइट्स जो क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बातों को रख सके, उसको वो दबा दिया, उसको वो उस पर अंकुश लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप अपनी बात को नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में किसको मिला, फिर नोबेल प्राइज़ आ गया है। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो 3 पर्सन्स को मिला था। उसका नाम आप याद रखिएगा, एनी अगोस्टिनी एंड क्रॉस्ड। ये एनी अगस्टिनी क्रॉस्ड, ये तीनों नाम याद रखना है, आप देख लीजिएगा नेम क्या है। नोबेल प्राइज़ तो आप पढ़ के जाइए क्योंकि एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किस रीजन से मिला है, फॉर व्हाट रीजन। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि नोबेल प्राइज़ जो 23 में फिजिक्स में जिसको मिला है, उसका ये रीज़न था कि वो बहुत ही कम समय में लाइट जो पल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उससे वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को स्टडी कर पाने में सक्षम था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। इसका आंसर ए होगा। यहाँ पे लिखा है एटो सेकेंड। एटो सेकेंड मीन्स क्या हुआ, वेरी वेरी एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं 10⁻⁻18 सेकेंड हो गया, ये बहुत ही कम सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यही आंसर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में स्टडी किया गया था, ये ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर देखिए, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इन म्यूजिक कैटेगरी। देखिए, यूनेस्को म्यूजिक के कैटेगरी में ग्वालियर सिटी का नाम दिया है, ग्वालियर को नाम दिया है। और लिटरेचर के कैटेगरी में, अगर आप लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर की कैटेगरी में कोझिकोड को रखा है। कोझिकोड कहाँ पे, केरला में, आप जानते हैं। और कोझिकोड को ही क्या बोला जाता है, पहले बोला जाता था कालीकट। तो इसको लिटरेचर के कैटेगरी में और ग्वालियर को म्यूजिक की कैटेगरी में रखा है, तो इसका आंसर सी। 20th नंबर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में पूछा है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो उसके हेड होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हेड क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सलाहकार, यानी वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे होता तो वो सही होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया बिल्कुल। सेकंड पूछ रहा कि द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, ये बिल्कुल सही है। विच इज ऑल्सो द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। हाँ, ये आपको फैक्ट याद रखना है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का क्या होता है, हेड होता है। और ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हेड जो होता है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है इसका भी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। ठीक है, तो अगर हम अभी पूछे कि अभी करेंटली वर्तमान में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, मोदी गवर्नमेंट का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो क्या होगा, इसका नाम क्या है, राजीव, आप जानते होंगे राजीव गौबा। राजीव गौबा इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ करेंट गवर्नमेंट, और यही हमारे सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हैं। समझ में आया।
यही होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है बेसिक सा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और हाइड्रेटेड फॉर्म होता है इसलिए 10H2O, ये याद रखना है। Na2CO3 × 10H2O, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, जिसको वॉशिंग सोडा जनरल नेम बोला जाता है। और सोडियम बाई कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ये क्या है? बेकिंग, जो हम लोग बेकरी में यूज़ करते हैं, केक्स वगैरह बिस्किट बनाने में क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा, सॉफ्टनेस के लिए, है ना, बिस्किट जैसा उसको सॉफ्ट रखने के लिए, हार्ड ना हो, इसके लिए बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद 22 में हमारे पास आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड। अब देखिए लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में अभी तो ट्रेंडिंग में चल रहा था ना, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स के बारे में। तो उसमें ये पूछा है कि लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल कोरल आइलैंड्स। बिल्कुल सही, हम पढ़ाए भी हैं आपको कोरल रीफ्स के बारे में। तो कोरल रीफ्स आप जानते हैं कि जो कोरल होता है वो कौन सा क्लास का है? एंथोजोआ क्लास का है। और कौन सा फिलम है? इसका फिलम क्या है? फिलम हमारा क्या है? नाइडेरिया। नाइडेरिया फिलम का होता है कोरल रीफ्स। और इसके साथ साथ लक्षद्वीप आइलैंड में क्या होता है? कोरल्स दिखते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ आपको ये समझना है कि लक्षद्वीप जो होता है वो पहले उसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमेनद्वीप, ये तीनों जो था, इस तीनों आइलैंड के को कलेक्टिवली क्या बोलते थे? लक्षद्वीप बोलते हैं। अब यहाँ से ये समझना है कि लक्षद्वीप को पहले बोला जाता था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमेनद्वीप, अब इसको कलेक्टिवली बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी सही है स्टेटमेंट। उसके बाद आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। देखिए इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप इधर की ओर है ना, तो ये मालाबार कोस्ट हुआ। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु का तो इधर है, इधर से तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड आएगा, है ना। तो ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ होना चाहिए कि आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू दी मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, तब ये सही होता। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। फर्स्ट 2 आर करेक्ट, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। अच्छा, आपको ये बताना है यहाँ से कि 1973 से पहले इसका 3 नाम था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप, लेकिन 1973 के बाद कलेक्टिवली इसको लक्षद्वीप बोलते हैं, एक सिंगल नेम दिया गया है। अब आपको ये बताना हमें कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, आप बताइए हमें। उसके बाद नेक्स्ट, द रूलिंग डायनेस्टी संगम, सलुब, तुलुब किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो डायनेस्टी था वो विजयनगर अंपायर से रिलेटेड है। बेसिकली विजयनगर अंपायर का कैपिटल कहाँ था? हम्पी, कर्नाटका में। और विजयनगर अंपायर का फाउंडर कौन था? तो संगम डायनेस्टी का ही रूलर था, 2 भाई था, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और साथ ही साथ इसमें टोटल विजयनगर अंपायर जो होगा, इसमें टोटल 4 डायनेस्टी है। पहला डायनेस्टी का नाम संगम, दूसरा सलुब, तीसरा तुलुब, और चौथा डायनेस्टी जो है उसको अराविदु बोलते हैं, अराविदु। ये जो तुलुब डायनेस्टी है, इस तुलुब डायनेस्टी के ही थे हमारे कृष्णदेव राय। कभी भी आए कि कृष्णदेव राय नाम सुने होंगे, ये तुलुब डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? विजयनगर। 24 नंबर देखिए, जैन फिलॉसफी, जैनिज्म के बारे में पूछा है एंशियंट हिस्ट्री से, कि जैनिज्म फिलॉसफी जो था वो, उसमें 2 टोटल डॉक्ट्रिन्स थे, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि जैन फिलॉसफी में 2 डॉक्ट्रिन था, जो अनेकांतवाद एक था और एक स्यादवाद था। स्यादवाद बेसिकली क्या था? वो बोलता था कि हमारा ज्ञान जो है बहुत सीमित और सापेक्ष है। और जो अनेकांतवाद था वो ये कहता था कि अलग अलग एंगल से, अलग अलग नज़रिए से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हमारे विचारों में बहुलता हो सकता है, हमारे ओपिनियन चेंज हो सकते हैं। तो ये सभी जैन फिलॉसफी के बारे में है, तो आप लोग ये हिस्ट्री में पढ़ें, ये होगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या? अकॉर्डिंग टू अनेकांतवाद एवरी बीइंग हैज़ न्यूमरस प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल सही है। यही तो अनेकांत मीन्स क्या? अनेक चीज़ों का प्रॉपर्टी हो। द परमानेंट प्रॉपर्टी दैट कंस्टिट्यूट्स द नेचर ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, जिसको गुण बोलते हैं। जो परमानेंट होगा उसी को उसका क्या बोलेंगे? गुण बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। तो ये बहुत स्टेटमेंट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल आसान है। पहला जो बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो था उसका नाम क्या था? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट से ये कॉर्पोरेशन बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? DVC, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। आप देखे भी होंगे कहीं पर बोर्ड लगा हुआ DVC का ऑफिस, है ना, इधर ही है, उल्टा रंगा के आगे है। तो DVC 1948 में, हेडक्वार्टर कहाँ? कोलकाता है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बेसिकली दामोदर रिवर से रिलेटेड है। तो दामोदर रिवर को बोला जाता था स्वारो ऑफ बंगाल। इसको बंगाल का शोक भी बोलते हैं, या इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत था, इसमें कचरा बहुत था, और ये बाढ़ भी पहले लाती थी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वारो ऑफ बंगाल या बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये जो हमारा दामोदर रिवर में टोटल 8 डैम्स है, इस पर 8 डैम्स बनाए गए हैं, 8 बांध हैं। दामोदर रिवर जो ओरिजिनेट होता है वो झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट से। लातेहार का एक जगह है, गांव का नाम है टोरी गांव। टोरी विलेज से ये ओरिजिनेट होता है और आपके हुगली में मिल जाती है। तो दामोदर रिवर
झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अगर ये भी क्वेश्चन आए कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ झारखंड, तो दामोदर रिवर है। उसके बाद दामोदर रिवर में टोटल 8 डैम्स हैं। कौन कौन से डैम हैं आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तिलैया डैम है, फिर कोनार डैम है, मैथन डैम है। तिलैया डैम और मैथन डैम किस नदी पे है, बराकर नदी। आप जानते हैं बराकर इज अ रिवर, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। फिर पंचेत डैम जो है वो दामोदर रिवर पे है। फिर जो है अय्यर डैम दामोदर रिवर पे है। बाल पहाड़ी डैम बोकारो रिवर पे है। बोकारो डैम बोकारो रिवर, बोकारो एक जगह भी है और बोकारो एक रिवर भी है। इस रिवर के नाम पे ही जगह का नाम बोकारो पड़ा है। और ये सभी सहायक नदी है किसकी, दामोदर नदी की। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का ही दूसरा नाम होता है झूम एग्रीकल्चर, झूम। और इस झूम नाम से जानते हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम के उस पार जो है, ये सभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे पास झूम एग्रीकल्चर होता है, झूम कृषि। और इसमें क्या होता है कि आप किसी पहाड़ी एरिया में फॉस्फोरस का यूज़ करके उसको वहाँ पे जो घास वगैरह है, जो जंगल झाड़ है, उसको जला के क्लीन करके फिर वहाँ पे खेती की जाती है। और 8-10 साल या 2-4 साल खेती करने के बाद उस एरिया को छोड़ दिया जाता है कुछ साल के लिए, फिर हम दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। इसीलिए ये बर्न एंड स्लैश जो था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का ही दूसरा नाम क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग, क्योंकि शिफ्ट करना पड़ता है ना प्लेस को, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं या फिर इसको झूम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज़ बीन मिसयूज्ड फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ वेजिटेबल्स सच एज पम्पकिन, वाटरमेलन। देखिए क्या होता है कि जो हमारे मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, डेयरी फार्म में एनिमल से मिल्क ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करवाने के लिए हम उसमें कुछ हार्मोन्स को भी इंजेक्ट करते हैं। यानी इंजेक्शन देके उसको हार्मोन दिया जाता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो सके। साथ ही साथ जो हमें कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उसकी साइज़ को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें कुछ इंजेक्शन देते हैं। जैसे हमारे पास पम्पकिन है, ककम्बर है, या फिर आपके पास वाटरमेलन, ब्रिंजल, गॉड्स जो होते हैं, गॉड्स, कद्दू वगैरह, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन देकर उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो यूज़ किया जाता है हार्मोन्स, उसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ये याद रखिएगा बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन यूज़ करने से, केमिकल यूज़ करने से कोई भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ एयर इंडिया जनरेटिव एआई वर्चुअल एजेंट पावर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ओपन आई डिवाइस सर्विस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एरा अभी चल रहा एआई का, और यही साल मतलब लास्ट साल 2023 में एयर इंडिया जो हमारे पास एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसने एक आर्टिफिशियल सर्विस का स्टार्टिंग किया जिसका नाम है महाराजा। ये महाराजा आर्टिफिशियल सर्विस शुरू किया गया है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट एयरलाइन है एयर इंडिया। और एयर इंडिया ने ही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से इसको डिप्लॉय करके मल्टीपल मिलियंस कस्टमर्स के क्वेरीज को कम समय में, उसके क्वेश्चंस को कम समय में रिजॉल्व करता है, उसको आंसर देता है, वो भी 4 डिफरेंट लैंग्वेजेज में। तो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेज में कस्टमर्स के जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको वो सॉल्व कर पाता है। कौन सा एआई, क्या नाम है, महाराजा। और ये जो है अगर ह्यूमन बीइंग करता तो समय लगता, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम समय में हो जाता है, तो यही बेनिफिट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देव प्रयाग कहाँ पे है, तो बताइए। देव प्रयाग इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ, किसके संगम पे है, अलकनंदा और भागीरथी। ये आप पढ़ा हुआ है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम में कौन है, देव प्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट इज नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी जब आपका करेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी को इवेलुएट किया गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। व्हेन वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कैलकुलेटेड एट द करेंट मार्केट प्राइस, देन दैट टाइप ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। करेंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि हम लोग किस किस फैक्टर को ध्यान में रखेंगे, इन्फ्लेशन को, है ना, महंगाई कितनी बढ़ रही है, या उस समय का प्राइस चेंजेस क्या है, या उस समय जो है इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये सभी फैक्टर को कंसीडर करके हम लोग जो जीडीपी तैयार करते हैं उसको करेंट मार्केट प्राइस को देखते हुए उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसका आंसर बी होगा। उसके बाद देखिए ये है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडाइवल इंडिया, सराय टर्म का क्या मतलब है। देखिए आप जानते हैं कि कुछ कुछ जगह के नाम के पीछे में लगा रहता है सफिक्स क्या है, सराय। जैसे मेरे ही होम टाउन जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है बेगूसराय, तो बेगू और उसके साथ क्या लगा है, सराय। ऐसा बोला जाता है, माना जाता है, ऐसी किदबदन मतलब जो लोगों की मान्यता है कि सराय मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन था। और बेगू मीन्स क्या हुआ, बेगम, बेगम मीन्स क्या हुआ, क्वीन। जो भागलपुर एक जगह है बिहार में, भागलपुर की क्वीन जब पिलग्रिमेज के लिए आती थी गंगेज बैंक पे, यानी गंगा नदी के किनारे घूमने के लिए या फिर सैर करने के लिए, तो वो बेगूसराय इस जगह में ही हॉल्ट करती थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा बेगम सराय। इसको धीरे धीरे लोग क्या बोलने लगे, बेगूसराय। तो सिमिलरली यहाँ से आपने क्या समझा कि सराय का मतलब क्या हुआ, कि सराय इज अ प्लेस विच इज मीन टू प्रोवाइड टेम्पोररी एकोमोडेशन टू इंडियंस एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, पिलग्रिमेज एंड मर्चेंट ट्रेडर इटीसी। यानी टेम्पोररी हॉल्टिंग स्टेशन को ही क्या बोलते हैं, सराय। इसका आंसर सी हो गया, ठीक है।
तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। और भी देख लीजिए 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो अभी जगदीप धनखड़ हैं, वो हमारे क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये याद रखना कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। साथ ही साथ इसको इलेक्ट कौन करता है, तो इलेक्ट्रल कॉलेज में जो मेंबर्स हैं वही मेंबर इसको इलेक्शन में भाग लेंगे। उसमें चाहे दो हमारे पास हाउसेस है, पार्लियामेंट में दो हाउसेस है, एक लोअर हाउस दूसरा अपर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हों, ये दोनों मेंबर्स इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। उसके बाद देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया है। हमने फर्स्ट बैटल सेकेंड बैटल पढ़ लिया, अब थर्ड बैटल देखिए। थर्ड बैटल हुआ था 1761 में हुआ था। उस समय जो मुगल एम्पायर था वो था शाह आलम सेकेंड। और थर्ड बैटल किसके किसके बीच में हुआ था, तो मराठा एम्पायर के बीच, मराठा और अफगान आर्मी जिसका नाम क्या था, अहमद शाह अब्दाली या कहीं कहीं दुरानी भी लिखा रहता, अहमद शाह दुरानी, इसके बीच में हुआ था। इसमें विक्टोरियस कौन हुआ था, तो अफगान आर्मी ही विक्टोरियस हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, 1761 में हुआ था पानीपत का थर्ड बैटल। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। देखिए हमारे पास फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ थॉट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है थेइस्टिक थॉट, जिसको आस्तिक बोलते हैं। दूसरा होता है एथेइस्टिक, इट मीन्स इसको बोलते हैं नास्तिक। जो आस्तिक मीन्स क्या हुआ कि जो वेद पे, हमारे वेदात जो है, वेद पे विश्वास करें, आत्मा पे विश्वास करें और ईश्वर पे विश्वास करें, गॉड पे, इसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक थॉट। और जो ये सभी गॉड पे विश्वास नहीं करे, आत्मा पे विश्वास नहीं करे, ईश्वर पे विश्वास नहीं करे, तो वो सभी लोग को हम लोग बोलते हैं नास्तिक। तो नास्तिक जो थॉट था उसमें कौन कौन से ग्रुप आते थे, बुद्धिस्ट लोग नास्तिक कहलाए, जैनिज्म लोग, फिर जो है चार बाग फिलॉसफी के बारे में आप पढ़ेंगे, चार बाग जो था, फिर जो है आजीबक जो था, आजीबक मखिल गोसाल इसके फाउंडर थे। तो ये सभी बुद्धिस्ट, जैनिज्म, चार बाग, आजीबक, ये सभी किस में आते हैं, नास्तिक में आते हैं। बाकी आस्तिक में कौन आएगा, आस्तिक में हम लोग हिंदुइज्म आता है, या फिर इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे साख्य दर्शन, साख्य फिलॉसफी है ना, जिसके फाउंडर कौन थे, कपिल मुनि। फिर जो है न्याय दर्शन, न्याय के फाउंडर कौन थे, गौतम मुनि। फिर जो है योगा दर्शन, योगा तो आप जानते हैं, योगा के कौन होंगे, पतंजलि, है ना, पतंजलि। तो ये सभी अलग अलग फिलॉसफीज में आप पढ़ेंगे। तो आप यहाँ ऑप्शन में देखिए कि नास्तिक में कौन होगा, साख्य क्या है, आस्तिक है, योगा क्या है, आस्तिक है, न्याय क्या है, आस्तिक है, बुद्धिस्ट लोग क्या थे, नास्तिक थे, तो बुद्धा नास्तिक में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ इंडिया 12 5 ईयर प्लान। तो इसका क्या होगा, 2012 to 17, ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब जो आप जानते हैं कि 2015 से क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, नीति आयोग। और हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, हमारे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी हैं, चेयरमैन हैं किसके, नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1950 में हुआ था, और 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया था। तो 12th 5 ईयर प्लान, जो लास्ट 5 ईयर प्लान है, उसका पीरियड क्या होगा, 2012 से 17। उसके बाद देखिए गरबा डांस, आप जानते हैं गरबा डांस कहाँ का, गुजरात में है। नवरात्रा के अवसर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, डांस किया जाता है। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, आप जानते हैं कि 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया, और एक जो होता है उस पार का, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय है, ये हमारा हिमाद्री है जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, ये मिडिल हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल, और इसको शिवालिक, आउटर हिमालय। तो आउटर हिमालय को क्या बोलेंगे, शिवालिक बोलेंगे, ए नंबर। ये हमारे आंसर। तो आज इतना रहने देते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे